कैसे हो यार आप सारे। वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड एक्ट के बारे में जो भी इंडिया में आज तक हुआ है उसको बहुत ही सिंपल सेंस में आपको समझाऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि बीजेपी अभी जो इसमें मॉडिफिकेशंस करने की कोशिश कर रही है या अमेंडमेंट बिल लेके आ रही है उसमें क्या होने वाला है। इस सबको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा वक्फ जो वर्ड है वो कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, आईसीसी की तरह नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वक्फ एक अरेबिक टर्म है, अरेबिक वर्ड है। वक्फ वर्ड का मीनिंग होता है वो प्रोसेस जिसमें कोई इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टी को डोनेट करते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए। रिलीजियस पर्पस कौन सा? इस्लामिक रिलीजियस पर्पस। वक्फ तो ये हो गया। वाकिफ क्या होता है? वाकिफ वो इंसान होता है जो प्रॉपर्टी को डोनेट करता है। ये समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। बेसिक फंक्शन सिंपल है कि इंडिया में जितनी भी प्रॉपर्टीज डोनेट करी गई थी रिलीजियस पर्पस के लिए उस पे जो हक है वो वक्फ बोर्ड का हक है। अब कहानी शुरू होती है आज़ादी के टाइम से। जब पार्टीशन हो रहा था तो इंडिया में जो मुस्लिम्स रहते थे वो पाकिस्तान भाग के जा रहे थे और जो पाकिस्तान में हिंदू रहते थे वो भाग के इंडिया आ रहे थे। अब इस सिचुएशन में जब पॉपुलेशन का एक्सचेंज होगा तो जिन लोगों की प्रॉपर्टीज पर्टिकुलर अपने कंट्री में थी, जैसे हिंदुओं की पाकिस्तान में या मुस्लिम्स की इंडिया में, वो खाली हो गई। पाकिस्तान में जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी उस पर या तो लोकल्स ने या मुस्लिम्स ने कब्जा कर लिया, दूसरा वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको अपने अंदर ले लिया। इंडिया में थोड़ी चीजें हुई सिस्टमैटिकली। इंडिया में एक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म करी गई। पहली चीज तो ये जो प्रॉपर्टी खाली हुई इंडिया में इन्हें बोला जाता था इवैक्यू प्रॉपर्टी। इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया, इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1950 पास करा गया और इसकी एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बनाई गई। इसके ही साथ कुछ ही सालों में 1954 में वक्फ बोर्ड का जन्म हुआ इंडिया में। अब यहाँ से पूरी कहानी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि एक तो हो गई इवैक्यू प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी हो गई वक्फ बोर्ड जो 1954 में जन्म लेता है। अब इन दोनों के बीच में भी अच्छा खासा आगे पीछे हुआ, काफी सारे लीगल केसेस हुए क्योंकि वक्फ बोर्ड भी ये क्लेम कर रहा था कि जो प्रॉपर्टीज खाली छूट गई है मुस्लिम्स की वो डोनेट करी गई थी कभी टाइम पे। तो यहाँ से मसला पूरा शुरू होता है और इन दोनों के बीच में काफी टग ऑफ वॉर की सिचुएशन रहती थी उस टाइम पे। वक्फ बोर्ड ने पूरे इंडिया में प्रॉपर्टीज पे क्लेम करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी तक उनकी जो पावर्स थी वो लिमिटेड थी। चीजें अभी भी कोर्ट में जाती थी, केसेस होते थे और प्रोसीडिंग्स वैसे ही होती थी जैसे नॉर्मली और केसेस में होती रहती है। अब आपको यहाँ पे ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि जो वक्फ बोर्ड है वो भी एक गवर्नमेंट बॉडी है क्योंकि वो लॉ के अंतर्गत बना है, लेजिस्लेचर द्वारा पास करा गया है, कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है वक्फ बोर्ड। अब 1984 का टाइम आता है और वक्फ बोर्ड में थोड़ी मॉडिफिकेशंस करी जाती है। ये मॉडिफिकेशन कुछ खास मेजर नहीं थी, सुपरविजन और मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में ये चेंजेस करे गए थे। फिर आता है 1995 का टाइम। इस टाइम पे वक्फ बोर्ड को बहुत सारी पावर दे दी जाती है, ऐसी ऐसी पावर जो सुन के थोड़ा सा आप चौंक जाओगे। इसको मैं सेक्शंस के थ्रू बताऊंगा। वक्फ बोर्ड एक्ट ऑफ 1995 का सेक्शन 40 है जो ये कहता है कि वक्फ बोर्ड के पास पूरी कंप्लीट अथॉरिटी है इस बात की कि वो इंक्वायरी, डिसाइड और डिक्लेयर तीनों चीजें कर सकते हैं। मतलब वो कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं, फिर डिसाइड कर सकते हैं और सीधे सीधे डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है इस पे जो क्लेम है वो हमारा है, वो आपका नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जिस प्रॉपर्टी पे क्लेम करा जाएगा वो प्रॉपर्टी पे जिसका आज कब्जा है या जो इंसान उसे रन कर रहा है, जिसके पास कुछ और डॉक्यूमेंटेशन है, वो इसको चैलेंज कर सकता है। लेकिन पावर इतनी ज्यादा दे दी गई थी कि चैलेंज भी वो सीधे वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में करेगा, वो सिंपल सिविल कोर्ट्स में नहीं कर सकता। और अजीब सी बात यह है कि सेक्शन 85 वक्फ बोर्ड 1995 का ये कहता है कि वक्फ बोर्ड के मामलों में बाहर की जो सिविल कोर्ट्स हैं वो इंटरफियर भी नहीं कर सकती। मतलब आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में ही केस लड़ना पड़ेगा और केस लड़ने के बाद अगर आप हार जाते हो तो वो उसका फाइनल डिसीजन है। और इसी का ही नतीजा है कि आज वक्फ बोर्ड के पास आर्मी और रेलवे को छोड़ के तीसरे नंबर की सबसे हाईएस्ट जमीन का क्वांटिटी इनके पास है। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि कई बार आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड के रिलेटेड मैटर्स गए हैं। इनफैक्ट जो राम मंदिर का मैटर था वो भी सुप्रीम कोर्ट गया था, हाई कोर्ट गया था। तो फिर ये सीन क्या है? एक तरफ तो वक्फ बोर्ड को इतनी पावर्स हैं कि सिविल कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक मैटर गया था, उसमें जज साहब वक्फ बोर्ड को कह रहे थे कि ऐसे तो आप ताजमहल को भी अपना बताने लगोगे। फनी बात यह है कि शायद जज साहब को पता नहीं था कि ताजमहल भी वक्फ बोर्ड के कुछ लोग, कुछ मेंबर्स ऑफ वक्फ बोर्ड क्लेम कर चुके हैं कि ताजमहल भी उनका है। खैर बात आती है कि ये पॉसिबल कैसे होता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर कर सकते हैं। एक्चुअली आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर होती है कि वो नीचे की जो भी कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, उनको क्रॉस कर सकती हैं इजीली। लेकिन इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती हैं। प्रोबेबली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन वही तो बात है, अगर किसी गरीब आदमी की या ऐसे इंसान की प्रॉपर्टी पे हक जताया जाता है जिसके पास पैसे ना हो कोर्ट केसेस लड़ने के, तो उसके लिए तो मामला बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ के ऐसे भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसपे जो हक है वो कुछ कंपनीज का हो सकता है जो भाग गई, या किसी आदमी का हो सकता है जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस केस में वो केस लड़ ही नहीं पाता प्रॉपर्ली और सीधे सीधे वक्फ बोर्ड अगर डिक्लेयर कर दे तो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है सीधे सीधे। ऐसे ही फिर आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी ही वक्फ बोर्ड के पास है। 2013 में वक्फ बोर्ड को फिर से मॉडिफाई करा जाता है और उसकी जो पावर्स हैं उसको और एनहेंस कर दिया जाता है। अब अजीब सी बात यह है कि 2014 में गवर्नमेंट चेंज होने वाली थी तो शायद
क्या पता इसलिए करा गया हो या जो भी सिनेरियोज रहे होंगे उस टाइम पे। कुछ ऐसे चेंजेस करे गए थे कि जो प्रॉपर्टीज हैं उनको थोड़ा डिजिटलाइज करा जाए और एक लीगल और फाइनेंशियल एक्सपर्ट वक्फ बोर्ड के पास होना चाहिए ताकि वो अपने केसेस को ढंग से डील कर सके। ऐसे कुछ चेंजेस 2013 में किए गए थे और थोड़ा स्ट्रेंथन करा गया था वक्फ बोर्ड को। अब बात आती है कि बीजेपी इसमें क्या चेंजेस करने की सोच रही है और क्या अमेंडमेंट इस वक्फ बोर्ड एक्ट में करने की वो सोच रही है। पहली चीज है सेक्शन 40 का रिमूवल, जिसमें ये पावर्स दी जाती हैं कि इंक्वायरी, डिसाइड और डिक्लेयर तीनों चीजें आप कर सकते हो। सीधे सीधे डिक्लेयर कर देते हो कि प्रॉपर्टी आपकी है। वो सेक्शन हटाने की कोशिश प्रोबेबली करी जाएगी। कहने का मतलब कि वक्फ बोर्ड जो है वो अपना यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकता। दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है लोगों का, वक्फ बोर्ड में जो एम्प्लॉइज होते हैं, लोग होते हैं, उसमें पहली चीज तो अभी के टाइम पे नॉन मुस्लिम्स नहीं रह सकते, तो उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। एक तो विमेन का उसमें कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा कि औरतें भी अब इसमें सम्मिलित हो सकती हैं। दूसरा, नॉन मुस्लिम्स भी इसमें आ सकते हैं। तीसरा, जो मुस्लिम्स के अंदर कई सारी कम्युनिटीज होती हैं और डिफरेंट जैसे सिया, सुन्नी, बोरा, आगा खानीज, वो भी इसका पार्ट होने चाहिए एम्प्लॉइज का। तीसरी चीज के जो बोहरा मुस्लिम्स हैं या आगा खानी मुस्लिम्स हैं उनके लिए सेपरेट बोर्ड बनना चाहिए। चौथी चीज के वक्फ बाई यूजर जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। सिंपल समझाता हूँ कि जो प्रॉपर्टीज रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं, इस्लामिक रिलीजियस पर्पस के लिए, वो ऑटोमेटिकली वक्फ की प्रॉपर्टी बन जाती है। फिर चाहे लीगली उसको किसी ने डोनेट करा हो, चाहे लीगली किसी ने उसका नाम लिखा हो ना लिखा हो, कोई मैटर नहीं करता, उसको भी रिमूव किया जाएगा इस अमेंडमेंट बिल में। ये पूरी कहानी है, ओवरव्यू है। इसकी अगर ज़रूरत पड़ी या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो इसकी डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा। अब कोशिश मैं यही करूंगा कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आया करेंगे तो मैं उसे एक सिंप्लीफाइड वीडियो बनाऊं और उसकी एक मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसमें काफ़ी एक्स फैक्टर्स की बात करूं। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।